कल आप लोगों ने वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, इसको रिवाइज किया होगा। कल बताया था वैद्युत द्विध्रुव की दो अवस्थाओं में स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। पहली अक्षीय अथवा रुदैर्ध्य स्थिति थी, अब आज दूसरी स्थिति पे विचार करेंगे। नंबर 2 है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रूव करेंगे। पहली स्थिति में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव की थी, अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रूव करेंगे। तो उसके लिए चित्र आप लोग देखेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे -q और +q आवेश लेके। इनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l होती है। अब इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति का मतलब है तो x अक्ष पर अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, दो अक्ष होते हैं, तो उस दूसरे अक्ष पर बिंदु लेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में दूसरे अक्ष पर कोई बिंदु लिया जिसकी मध्य बिंदु से दूरी r। अब आवेशों से इस बिंदु को हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। ये P बिंदु मान लिया यहाँ पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा देखेंगे। तो +q आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है, -q के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी, और इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा के तुल्य होगी। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए एक अलग से स्थिति पर विचार करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर दो है स्थितियाँ, एक ऊर्ध्व होती है, एक क्षैतिज। ये तीव्रता है E1 और ये E2। चूंकि ये क्षैतिज स्थितियों में है तो इसको हम लोग घटकों में तोड़ते हैं। तो ये E1 cos थीटा, ये आपका आ जाएगा E2 cos थीटा, और ये परिणामी तीव्रता कैपिटल C। तो यहाँ पर अगर परिणामी तीव्रता की बात करें तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपकी परिणामी तीव्रता आएगी। तो पहले हम लोग अलग अलग दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता निकालेंगे। इस समीकरण में अगर हम रख देंगे तब आपके पास परिणामी तीव्रता का मान निकल के आ जाएगा। तो वही कंडीशन है कि किसी निकाय को हम लोग के तरह वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ मानते हैं। तो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ मानेंगे। तो पहले हम +q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। अब r कहाँ से ली जाती है, दूरी आवेशों से। तो सबसे पहले हमें आवेशों से दूरियां लेनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करना है, ये मध्य बिंदु है, ये दूरी l हो जाएगी। अब इसको अगर हम नाम दे दें AB, तो ये समकोण त्रिभुज मिल रहा है आपको। समकोण त्रिभुज OAP में ये आपकी कर्ण भुजा है, लंब और आधार दिया है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, √L² या r² + L²। तो ये आपकी आवेश से दूरी कितनी हो गई, r² + L²।
ऐसे ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l। तो दूरियां जो कि आवेशों से ली जाती हैं तीव्रता निकालने के लिए, इसलिए q अपॉन r स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा होल स्क्वायर। अब चूंकि प्रत्येक बिंदु आवेश से दूरियां समान हैं, अतः माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l। दूरी समान थी तो तीव्रताएं समान आएंगी, अतः परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे। अतः परिणामी तीव्रता तो परिणामी तीव्रता आपको बताई जा चुकी है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मान रख देंगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ भी cos थीटा। अब पूरा पद आपको कॉमन मिल जाएगा। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपका 1 प्लस 1, यानी कि हमारे पास जो निकल कर आया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस l। अब यहाँ पर एक अननोन वैल्यू आई cos थीटा के रूप में, तो हम सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब आपको सूत्र प्राप्त होगा। तो cos थीटा निकालने के लिए तो साइन cos tan अगर इनके संबंध निकालने हों तो हमें सबसे पहले कोई समकोण त्रिभुज ढूंढना होता है। तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज OAP में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो L बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l। ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तब हमारे पास E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, cos थीटा की जगह l बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, या E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू 2l बटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और अंडर रूट हटा के इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। परंतु p बराबर q इंटू 2l, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे P आ जाएगा, और 1/2 गुणा में घातें चूंकि जुड़ती हैं तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, चूंकि r इज फॉर ग्रेटर देन l, r बहुत बड़ा है l से, इसलिए l स्क्वायर को छोड़ने पर, और जब छोड़ेंगे तो हमारे पास जो सूत्र बचेगा तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन r क्यूब, क्योंकि r स्क्वायर की घात 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो r क्यूब बचेगा। और वही कंडीशन है, k बराबर अगर 1 रख दें तो हमारे पास परिणामी तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P के, तो 1 हो गया, P अपॉन r क्यूब निकल के आ जाएगी, मात्रक वही गुरुत्व की गुलाम।
तो ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था जो आपको प्रूव करके दिखाया गया। इस तीव्रता के सूत्र में आपको केवल चित्र पर ध्यान विशेष देना है। इन दोनों स्थितियों में से एक स्थिति आपको बोर्ड के पेपरों में पूछ दी जाती है जिसको हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए इस स्थितियों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसी में आगे की ओर चलते हैं, तो ये आप एक बार अपने आप रिवाइज कर लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा या कुछ क्वेश्चन उसके बारे में उठते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप ग्रुप में की सहायता से पूछ सकते हैं जिसके मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, अब आता है इसमें एक और छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल इसके करने हैं। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में सभी को जोड़ लें, और अगर आप विधिवत पढ़ाई रोज के रोज करते हैं थोड़ी देर भी, तो आगे इसका लाभ मिलेगा स्कूल खुलने पर। तो उसके तहत आपको ये पढ़ाई करनी है। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण यह अगला डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण। तो हमने एक समान जो वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं उसके लिए हमने इन रेखाओं से वैद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है। कैपिटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, -q और +q। अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले बलयुक्त आघूर्ण। अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो अगर आपको बल आघूर्ण पता है तो सूत्र निकालने की बहुत आसान रहता है, और बल आघूर्ण नहीं मालूम है तभी दिक्कत आती है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। बल आघूर्ण क्या होता है, इसको हम लोग टाव से प्रदर्शित करते हैं। और बल आघूर्ण का आघूर्ण माने होता है घुमाना। बल लगाकर किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के परितः किसी वस्तु को घुमाना आघूर्ण कहलाता है। अब बल आघूर्ण की अगर हम सिस्टमैटिक बात करें तो किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल तथा उसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ऐसी दूरी होनी चाहिए, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी जो होती है उसके गुणनफल को ही हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लंबवत दूरी की बात करनी है। तो लंबवत दूरी के लिए हमने क्या किया, इस बिंदु से इस पर एक लंब डाल दिया, ये आपका लंबवत दूरी हो जाएगी। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव है, उसके दो आवेश होते हैं, तो प्रत्येक आवेश पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं Q/E। ओके, तो ये लंबवत दूरी की अगर हम बात करें तो इसको नाम दे दें AOB। तो सबसे पहले लंबवत दूरी आपको निकालनी है। तो लंबवत दूरी के लिए आपको ये त्रिभुज मिल रहा है AOB, एक समकोण त्रिभुज है। और जहां समकोण त्रिभुज की बात आ जाती है वहां पर भी किसी संबंध को निकाल सकते हैं या ज्ञात भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ज्ञात है, एक अज्ञात है।
तो समकोण त्रिभुज AOB में लंब और कर्ण में संबंध किसमें होता है? साइन थीटा में। कर्ण चूंकि दिया है, लंब आपको ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर, अगर ये आपको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे OB बटे 12। OB बराबर कितना आ जाएगा? 12 साइन थीटा। तो ये बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई? 12 साइन थीटा। ठीक है। अब चूंकि आपको परिभाषा पता है, बल युग्म आघूर्ण की मेंस होता है बल गुना क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा बीच की लंबवत दूरी। कैसी दूरी होनी चाहिए? बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल कितना लगता है? Q इंटू E, क्योंकि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर बल F बराबर QE लगता है, तो बल कितना लगेगा? QE। और लंबवत दूरी कितनी है? 12 साइन थीटा। तो टाउ बराबर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q इंटू E, 12 इंटू E साइन थीटा। परंतु इस तरह लिखने का मतलब यही था कि T बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा? PE साइन थीटा। अब चूंकि बलाघूर्ण है तो बल और बीच की लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। अब चूंकि टाउ बराबर PE साइन थीटा आता है, अतः इसकी दो स्थितियां संभव हैं। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0, अगर आप थीटा 0 यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री पर रखेंगे तो टाउ बराबर कितना बचेगा? PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि तब कोई भी बल आघूर्ण आरोपित नहीं होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा, उसको टाउ मैक्सिमम लिखते हैं। तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना बनेगा? PE। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण आपका निकल के आ गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है। तो आपकी दो स्थितियां वैद्युत द्विध्रुव की थी, अच्छी और निरक्षीय स्थिति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है, जो आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया गया। अगर इन सभी डेरिवेशनों को आप ईमानदारी से करेंगे, अपने आप कॉपी पे लिखेंगे, तो तैयार हो जाएंगे। इसके पश्चात आपके न्यूमेरिकल शुरू होंगे। तो न्यूमेरिकलों में आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल आपको कुछ कराए जाएंगे, कुछ होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। तो उस न्यूमेरिकल के होमवर्क के लिए आपको क्या करना है कि जो होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे उनको आपको अपने आप स्वयं हल करके देखना है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज के लिए आपको दो डेरिवेशन आपको कराए गए, इनकी आपको तैयारी विधिवत करनी है। इसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।